बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीएसपी एकेडमी मुल्तान। आज हम एमडी कैट का एक लेक्चर जिसमें स्टाइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड को कवर करेंगे। तो बात करते हैं हम स्टाइक्योमेट्री की। अच्छा, ये जो स्टाइक्योमेट्री होता है, स्टाइक्योमेट्री हम कहते हैं अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखें। तो दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and product in balanced chemical equation। तो स्टाइक्योमेट्री जब भी हम इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे तो आप बच्चों ने ना इक्वेशन को बैलेंस करना कभी नहीं भूलना। इक्वेशन को लाजमी लाजमी आप बच्चों ने बैलेंस कर लेना है। तो दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसमें हम एक्चुअली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखेंगे। मतलब यह है कि रिएक्टेंट कितने मोल बन रहा है और प्रोडक्ट कितने मोल बन रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर सपोज करो रिएक्टेंट इतने ग्राम है तो प्रोडक्ट कितने ग्राम होंगे। एक रिएक्टेंट इतना ग्राम का है तो दूसरा रिएक्टेंट कितने ग्राम यूज हो रहा होगा। तो इस तरह ग्राम, मोल्स या वॉल्यूम की तरह हम एक डिफरेंट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे, वो हम बातें कर लेंगे। तो फिलहाल के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टाइक्योमेट्री। अच्छा, ये जो स्टाइक्योमेट्री होता है, अगर मैं इसके कुछ बेसिक असम्पशंस की बात करूं तो वो हम देख लेते हैं। हम ये मानकर चल रहे होते हैं जब भी स्टाइक्योमेट्री की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास ना जितने भी रिएक्टेंट है ना सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। तो पहला बेसिक असम्पशन ये है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट है सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं, ये हम मानकर चलते हैं। इसके अलावा स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में हम ये भी मानकर चलते हैं कि आपके पास कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, नो साइड रिएक्शन। अगर साइड रिएक्शन होगा तो भी आपके पास स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जो होंगी वो एक्यूरेट नहीं होंगी। साइड रिएक्शन से मुराद मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करें कि आपको ना आपको चाहिए क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस हम बना लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डीकंपोजिशन से। तो यहां मैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर डीकंपोजिशन करता हूं, वैसे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट आप सपोज कर लें कि अगर ये इरिवर्सिबल है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है PCl3 और Cl2 में चेंज होता है। अच्छा, आपको क्या रिक्वायर्ड थी? आपको ये क्लोरीन चाहिए थी। क्या आपने PCl3 की विश की थी? आपको चाहिए थी? आपको ये नहीं चाहिए थी। तो ये खामखा आ गई है। तो ऐसी चीजें जो खामखा आ जाती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है वो साइड रिएक्शंस होते हैं। तो PCl3 यहाँ पे साइड रिएक्शन है। अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बाय प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये एक बाय प्रोडक्ट भी है, ये भी आप बच्चों ने याद रखना है। अच्छा, स्टाइक्योमेट्री जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ लॉज होते हैं जिनका ओबे होना जरूरी होता है। देखते हैं कि कौन कौन से लॉज ओबे हो सकते हैं। तो देखते हैं लॉज कौन कौन से ओबे होंगे। अच्छा, यहाँ पे दो लॉज को ओबे होना चाहिए। पहला लॉ जो हम यहाँ पे ओबे करेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है ना, इसके मुताबिक आपके जो रिएक्टेंट का मैस है उसको प्रोडक्ट के मैस के बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि मैस ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मैस ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2
गिव्स राइज टू 2H2। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें अगर मैं रिएक्टेंट का मैथ देखता हूं, आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का मैथ 4 ग्राम होगा। एक ऑक्सीजन एटम का मैथ 16 होता है, तो यहाँ 2 एटम्स हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल है, तो ये 32 ग्राम होगा। तो रिएक्टेंट का अगर मैं मैथ देखूं ना, तो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना है, 36 ग्राम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक अगर मैथ ऑफ रिएक्टेंट 36 ग्राम है, तो मैथ ऑफ प्रोडक्ट भी 36 ग्राम होना चाहिए। अगर आप H2O में देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल का मैथ 18 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ओबे हो रहा है। सेकेंड लॉ जो यहाँ पे ओबे होना चाहिए स्टाइकोमेट्री में, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है ना बच्चों, इसमें नाम से ही जाहिर है, डेफिनेट, इसमें फिक्स्ड रेशो होगी। प्रोपोर्शंस पार्ट्स को बोलते हैं या हिस्से को। तो डेफिनेट प्रोपोर्शंस इट मीन कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर जो एटम्स की रेशो होगी वो फिक्स्ड होगी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं बात करता हूं H2O की, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें फिक्स्ड रेशो होती है 2:1। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो 1:2 फिक्स्ड रेशो होगी। इसी तरह अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, तो इसमें भी फिक्स्ड रेशो होती है। 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर भी आपको फिक्स्ड रेशो मिल रही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। स्टाइकोमेट्री जो होता है ना, इसके कुछ रिलेशनशिप होते हैं, वो रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पास एक रिलेशनशिप है जो हम कह सकते हैं मैस मैस रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, मैस मैस के अलावा आपके पास मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप के अलावा हमारे पास यहाँ पे मैस मोल रिलेशनशिप हो सकता है। और मैस मोल रिलेशनशिप के अलावा मैस मोल मोल रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिखना था, मैंने मैस लिख दिया है, तो मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये 4 रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैस मैस रिलेशनशिप हो सकता है, मैस वॉल्यूम हो सकता है, मैस मोल हो सकता है, मोल मोल हो सकता है। मैस मैस में एक चीज का मैस गिवन होगा, दूसरी चीज का आपने मैस फाइंड करना होगा। मैस वॉल्यूम में एक चीज का मैस गिवन होगा, दूसरी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। मैस मोल में एक चीज का मैस गिवन होगा, दूसरी चीज का हमने मोल फाइंड करना होगा। और मोल मोल में एक चीज के मोल गिवन होंगे और दूसरी चीज के हमने मोल फाइंड करने होंगे। बहरहाल ये डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज कोट करेंगे, उसमें आपको ये चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते होते हैं ना स्टाइकियोमेट्री के अंदर, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, हम ऐसे रिएक्शंस के लिए भी लिख सकते होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जो होते हैं, उनके लिए भी हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। मतलब हम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसको बाद में हम अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं बनेगी जो हम इक्वेशन में आइडिया लगा के बैठे होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ये हमें ना एनर्जी के बारे में नहीं बताती। जो एनर्जी चेंजेस हो रही होती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में नहीं बता रही होती। इसके अलावा हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बता रही होती। मतलब ये है कि आपके पास ना रिएक्शन की स्पीड कितनी है, रिएक्शन कब हुआ, कितने टाइम में हुआ, कितने सेकंड, मिनट, आवर में, इसका भी हमें नहीं पता चल रहा होता। तो इस तरह ना प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा ना हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फिजिकल स्टेट का भी आइडिया नहीं हो सकता। मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं
वो किस स्टेट में है, गैस में है, लिक्विड में है या सॉलिड में है, वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के आइडिया नहीं चल सकता। अच्छा, आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स कोट कर लेते हैं यहाँ पे जो मैंने रिलेशनशिप्स की बात की है, और उसी से रिलेटेड सबसे पहले हम यहाँ पे मैथ रिलेशनशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे मैथ रिलेशनशिप की। तो आपके पास मैथ रिलेशनशिप में एक चीज का मैथ गिवन होगा और दूसरी चीज का मैथ आपने फाइंड करना होगा। इस चीज को समझने के लिए मैं एक एमसीक्यू कोड कर देता हूं। एमसीक्यू है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम react with 32 gram oxygen. How much mass of aluminium oxide produced? तो यहाँ पे ना हम बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ना मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्सेस की बात कर लेता हूँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी देखना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक अभी हम देखेंगे ना, तो फिर मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा। फिलहाल हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, तो with excess of oxygen, excess of O2, तो आपके पास how much mass of, हाँ जी, तो वो कहता है 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से मिला है, ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में है। अच्छा, जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है ना, वो प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं डालती है। हमारी जो प्रोडक्ट कंट्रोल करना होता है ना, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने फाइंड करना होता है। अभी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात तो नहीं कर रहे, मैं एक एमसीक्यू की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का मैस गिवन है और हमने मैस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को फाइंड करना है। स्टाइकोमेट्री को अप्लाई करते हैं। अगर आप स्टाइकोमेट्री को अप्लाई करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेनी है। हम यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। मैं कहता हूं यहाँ पे 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिलते हैं और ऑक्सीजन के साथ, और ये बना देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 मोल है तो 4 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 मोल एल्यूमिनियम के हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हमने क्या करना है कि मैस एक चीज का गिवन है, दूसरी का मैस फाइंड करना है। यहाँ पे जो फार्मूला होता है ना, वो आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट पे नाउन को रखना है और राइट पे अननाउन को रख देना है। अब मैं लेफ्ट पे नाउन को रख रहा हूं और राइट पर अननाउन को रख रहा हूं। नाउन वो होता है जिसके आपको नंबर ऑफ मोल्स या मैस स्टेटमेंट के अंदर गिवन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मैस गिवन है, तो एल्यूमिनियम नाउन है, इसलिए मैं यहाँ नाउन में एल्यूमिनियम को लिख रहा हूं। अच्छा, अननाउन वो होता है जिसका आपको पता नहीं, आपने फाइंड करने होते हैं। आपने क्या फाइंड करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को फाइंड करना है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो आपने हमेशा ये करना है कि आपने लेफ्ट साइड पे नाउन को रखना है और राइट साइड पे अननाउन को रखना है। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देखते होते हैं ना क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैइकोमेट्री में, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, 4 हैं। एक एल्यूमिनियम का मैस कितना होता है, 27, तो 4 एल्यूमिनियम का 27 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और ये तकरीबन बन जाएगा 108 ग्राम। अगर एल्यूमिनियम 108 ग्राम होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम का 108 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 का हो जाएगा 96।
तो टोटल अगर आप इसको काउंट कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 14 1 0 1 2 204, तो ये बन जाएगा 204 ग्राम। जब ये 108 ग्राम होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा 204 ग्राम। अच्छा, जब ये 1 ग्राम होगा, मैथ का ये रूल है कि अगर मैं इसको 1 ग्राम करता हूं तो इक्वेशन की उस साइड पे ये 108 जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 108 हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट में कितने ग्राम पूछ रहा है, 27 ग्राम पूछ रहा है। तो 1 ग्राम में अगर इतने हैं तो 27 में कितने होंगे, हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे 27 ग्राम में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 204 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 27, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 4 108, और अब हम देखें तो 224 2 1 2 0, तो ये 102 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 5 10 और ये आ जाएगा 51 ग्राम। तो 51 ग्राम हमारे पास मैस ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो कि एक और रिलेशनशिप से होगा। क्वेश्चन है, हाउ मैनी moles of carbon are present in 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन है कितने मोल्स होंगे अगर आपके पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करो ना, पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है यहाँ पे मोल्स पूछ रहा है, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन पूछ रहा है, और गिवन क्या है, मैस ऑफ CO2 गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट पे रख लेंगे नाउन को और राइट पे किसको रख लेंगे, अननाउन को। तो लेफ्ट पे हमने नाउन रख दिया और राइट पर हमने अननाउन को रख दिया। अब यहां पर आप देखो हमारे पास नाउन क्या है, किसका मैस गिवन है, CO2 का, तो CO2 हमारे पास यहाँ पे नाउन है। अननाउन क्या है, अननोन यहाँ पे हमारे पास है कार्बन के मोल हमने फाइंड करने हैं, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पे अननोन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास CO2 की मैं बात कर रहा हूं, एक CO2 में कितने अगर एक CO2 का कितना मैस होता है 44 ग्राम। अच्छा, यहां उसने हाउ मेनी मोल्स पूछे हैं, तो यहां मैस गिवन है, CO2 का मैस कितना होता है 44 ग्राम। जब इसका मैस 44 ग्राम होगा उस वक्त कार्बन के कितने मोल्स होंगे, इसके अंदर 1 मोल होगा। अच्छा, जब ये 1 ग्राम होगा उस वक्त इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, 1/44 हो जाएंगे, ये क्वेश्चन की उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अभी कितने ग्राम का पूछा हुआ है उसने, 88 ग्राम का। जब ये 88 ग्राम होंगे तब ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 88 कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 88 हो जाएगा। इसको आप जरा कैलकुलेट करें, 44 मल्टीप्लाई 2 88, तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो 2 मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह आपने ना मोल्स को फाइंड कर लिया। तो ये हमारा रिलेशनशिप कौन सा हुआ, ये हमारा रिलेशनशिप हो गया बच्चों मोल और मैस गिवन है, मैस मोल रिलेशनशिप हो गया। और ये वाला कौन सा था, इसमें मैस गिवन था, दूसरा भी मैस फाइंड करना था, तो ये मैस मैस रिलेशनशिप था। इसके अलावा आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ N2 when mass of N2 is 1.4 ग्राम। अच्छा, यहां पे आप देखो कि आपको ना वो वॉल्यूम पूछ रहा है और मैस गिवन है, इसका मतलब मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे नाउन को रख देना है
और राइट साइड पर अननोन को रख देना है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ किसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो रही है, वॉल्यूम पूछ रहा है वो, और मैस गिवन है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम अननोन है, और मैस गिवन है तो मैस नाउन है। मैस नाउन हो जाएगा और वॉल्यूम अननोन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, ये हम एसटीपी पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, N2 का मैस कितना होता है 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन एटम का 14 ग्राम और दो का 28 ग्राम। तो अगर मैस 28 ग्राम होगा तो ये 1 मोल होगा, और 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 होगा। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। अच्छा, जब ये 1 ग्राम होगा तो 1 ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 22.414 डिवाइडेड बाय 28 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अभी कितना मैस गिवन है 1.4 ग्राम। अगर 1 ग्राम में इतना है तो 1.4 ग्राम में कितना होगा, आप इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा 22.414 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 1.4 हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, इसके पॉइंट को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूं, ये आपका पॉइंट खत्म हो गया। 14 मल्टीप्लाई 2 28 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.2 तकरीबन आपके पास 11.2 बाई 10 हो जाएगा। 11.2 बाई 10। अच्छा, अब आपको पता है डिवाइडेड बाय 10 है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, तो ये 1.12 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह हमने वॉल्यूम को फाइंड कर लिया, हमें मैस गिवन था। तो इस तरह आप स्टाइकोमेट्री को अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ना, इसकी अगर हम बात करें, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को कहा हुआ है कि ये वो होता है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो प्रोडक्शन होती है एक्चुअली उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल कर रहा होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने से पहले मैं ना आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, फर्ज करो आपके पास ना 2 कार बॉडीज हैं और 7 टायर्स हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक रफ सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्ज करो आपके पास 2 कार बॉडीज हैं, ठीक है, और आपके पास टायर्स कितने हैं 7 टायर्स हैं। अच्छा, देखने से ये पता चल रहा है कि जो कम मिकदार में होता है ना उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब मैं अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट को कहूँ, एक चीज मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ, ये वो होता है जो लेसर इन अमाउंट होता है। मतलब रिएक्टेंट है ना अगर आपके पास, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास, सपोज दैट एक रिएक्शन है ए और एक है बी, और ये मिलकर प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। इन 2 रिएक्टेंट में ए और बी में एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो कम मिकदार में होगा। वो जो कम मिकदार में होगा ना उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो लेसर इन अमाउंट होता है। अगर मैं इसी डेफिनेशन को फॉलो करूं तो देखने से ये पता चल रहा है कार बॉडीज 2 हैं और टायर 7 हैं, लेसर इन अमाउंट कार बॉडीज हैं, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कार बॉडीज 2 हैं, एक कार बॉडी पे कितने टायर लगते हैं 4, तो 2 पे कितने लगेंगे 8 होने चाहिए थे, बट यहाँ पे टायर कितने हैं 7 हैं। टायर कम पड़ गए हैं, कार बॉडीज की कमी नहीं हुई, टायर के कम होने की वजह से कार मुकम्मल नहीं हो पाई, तो टायर लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो लेसर इन अमाउंट होता है। इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, वो हम जब भी देखेंगे तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से कंपेयर करवाएंगे अगर हम प्रोडक्शन को लेकर या यील्ड को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, इसका अगर मैं फायदा देखूं क्या होता है, तो इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बता दूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ये कंज्यूम अर्लियर होता है, रिएक्शन में कंज्यूम पहले हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको इस तरह से बता सकता हूं कि फर्ज करो आपका ए और बी है,
ये दोनों या तो एक ही वक्त में खत्म होंगे, या फिर ना ऐसा होगा कि ए पहले खत्म हो जाएगा बी बाद में, या बी पहले खत्म हो जाएगा ए बाद में। वो जो पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अच्छा, अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का यहाँ पे फायदा देख लूं क्या है, तो इसका बेनिफिट ये है कि हम ना दो रिएक्टेंट होते हैं, सपोज मैं यहाँ पे रिएक्टेंट बात कर रहा हूँ, एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, इसमें ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाएगा ना, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। सपोज ये ए पहले खत्म हो जाता है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये हम वो लेते हैं जो एक्सपेंसिव होता है, मतलब जो महंगा होता है, जिसपे आपके पैसे ज्यादा लगे होते हैं, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ना साफ सी बात है वो पहले खत्म हो जाता है, तो हम चाहते हैं जो चीज महंगी होती है वो पहले खत्म हो जाए, सारी की सारी इस्तेमाल हो जाए, वेस्ट ना हो। अगर वो वेस्ट हो जाएगी, ज्यादा मिकदार में लेंगे, वेस्ट हो जाएगी, इस तरह हमारे ज्यादा पैसे खराब हो जाएंगे। तो पैसों को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को कम मिकदार में रखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो चीज होगी जो एक्सपेंसिव होगा, और जो एक्सेस रिएक्टेंट होता है ना, जो दूसरा होता है उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। वो एक्सेस रिएक्टेंट वो रखते हैं जो चीप होता है इन एक्सपेंसिव टर्म, मतलब सस्ता होता है, उसको लेते हैं। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट में ना हमने एक और चीज यहाँ पे देखनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके ना बुक में जो मेथड होते हैं ना, वो डिफरेंट मेथड है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग मेथड है। मैं आपको एक अलग से मेथड सिखा देता हूँ, जिससे ये है कि आप जल्दी चीजों को ना सीख जाओगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट को बहुत कम वक्त में फाइंड कर पाओगे। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले बुक के हिसाब से देखते हैं कि बुक के क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो देख लेते हैं। बुक के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन डेटा में दिए गए हैं उनको देखेंगे, गिवन डेटा से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करवाएंगे। जो गिवन डेटा के नंबर ऑफ मोल्स होंगे और नंबर ऑफ मोल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनको कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करवाने के बाद जो लीस्ट वैल्यू आएगी उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देंगे, और जो ज्यादा होगी वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। बहरहाल ये वो मेथड है जो बुक में गिवन है। हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि सपोज करो मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट 1 है और एक रिएक्टेंट 2 है। मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज आपके पास एक है रिएक्टेंट 1 और एक है आपके पास रिएक्टेंट 2। आपने क्या करना है कि रिएक्टेंट 1 का ना स्टेटमेंट के अंदर मैथ गिवन होगा या मोल्स गिवन होंगे या वॉल्यूम गिवन होगा, जो भी गिवन है, गिवन मैथ है या गिवन वॉल्यूम है, वट एवर। सपोज अगर गिवन मैथ है तो आपने क्या करना है, गिवन मैथ को डिवाइड कर देना है मैथ फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेम यही काम आपने रिएक्टेंट 2 के लिए करना है। रिएक्टेंट 2 में भी स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन मैथ होगा उस गिवन मैथ को आपने डिवाइड कर देना है मैथ फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं, अच्छा एक और बात याद रखनी है, अगर गिवन मैथ है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मैथ से कंपेयर करा दो, उस पर डिवाइड कर दो। अगर गिवन मोल्स हो तो आप क्या करो, इसी फार्मूले को कैसे बनाओगे, गिवन मोल डिवाइडेड बाय मोल्स फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर गिवन वॉल्यूम हो स्टेटमेंट के अंदर तो फिर आप गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम इस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं जी आपको कि हम यहां पे लिख लेते हैं एग्जांपल। वो कहता है 8 ग्राम H2 है एंड 32 ग्राम O2 है, रिएक्ट टू फॉर्म H2O। तो ये आपस में मिलते हैं और वाटर बनाते हैं। इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, दो रिएक्टेंट लेने हैं। एक है आपके पास रिएक्टेंट 1 और एक है आपके पास रिएक्टेंट 2। रिएक्टेंट 1 किसी को भी कह सकते हो, रिएक्टेंट 2 भी किसी को भी कह सकते हो। सपोज मैं हाइड्रोजन को कहता हूं रिएक्टेंट 1 है
और ऑक्सीजन इसको कह देता हूं ऑक्सीजन को रिएक्शन 2 है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट कर लेते हैं 32 ग्राम रिएक्ट विद O2, ठीक है। तो ये O2 से रिएक्ट करता है टू फॉर्म H2O। अच्छा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का गिवन मैस गिवन है और हाइड्रोजन का भी। हाइड्रोजन रिएक्टेंट 1 में कह रहा हूं तो रिएक्टेंट 1 का मैस कितना गिवन है 8 ग्राम और रिएक्टेंट 2 का मैस कितना गिवन है 32 ग्राम। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं मैस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे, इसको भी डिवाइड कर देता हूं मैस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। डेफिनेटली आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी बनानी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टाइकियोमेट्री हो, यील्ड हो या ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक हो, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना कभी नहीं भूलनी। तो हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। वो कहता है H2 रिएक्ट विद O2, तो H2 है रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म H2O, तो वाटर बन रहा है। इसको बैलेंस कर लो तो ये 2H2 और 2H2O हो जाएगा। सपोज मैं इसको रिएक्टेंट 1 कह रहा हूं और इसको रिएक्टेंट 2 कह रहा हूं, मैं इसको रिएक्टेंट 1 कह देता हूं, इसको रिएक्टेंट 2 कह देता हूं। रिएक्टेंट 1 का गिवन मैस कितना है 8 ग्राम, ये 8 ग्राम है। रिएक्टेंट 2 का गिवन मैस कितना है 32 ग्राम है। रिएक्टेंट 1 को बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, गिवन मैस को मैस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह इसके 32 ग्राम गिवन मैस को मैं मैस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिवाइड कर देता हूं। आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक एटम का 16 ग्राम होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो 32 ग्राम हो जाएगा। अगर आप देखो 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये 2 रेशो 32 32 1 आ रहा है, तो 2:1। यहाँ पे ये लीस्ट वैल्यू है, ये जो लीस्ट वैल्यू होती है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ना इसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। तो सिंपली जब भी आपने ना ये कैलकुलेशन करनी है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मैस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो जवाब आएगा उसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा यील्ड का, तो देखते हैं यील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यील्ड की। अच्छा जो यील्ड होता है ना, यील्ड एक्चुअली हम कहते हैं प्रोडक्शन को, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना उन प्रोडक्ट्स को हम यील्ड बोलते होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वाटर की, प्रोडक्ट है इस केस में, तो ये यील्ड कहलाएगा, ठीक है। यील्ड एक्चुअली हमारे पास जो होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड भी होती है और यील्ड जो होती है हमारे पास एक्चुअल भी हो सकती है, मतलब हम प्रैक्टिकली लैब के अंदर भी यील्ड को बना सकते हैं। बहरहाल यील्ड क्या होती है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है उसको हम यील्ड बोलते हैं। अच्छा यील्ड दो किस्म की हो सकती है, एक यील्ड होती है जिसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, और एक यील्ड होती है जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा जो एक्चुअल यील्ड होती है ना ये हम प्रैक्टिकली लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब जो आपको प्रैक्टिकली यील्ड हासिल होती है ना उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है ना ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते होते हैं। अगर आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से यील्ड निकाली है तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये अभी मैं एक दो एग्जांपल यहां डिस्कस करूंगा तो उसमें आप देखोगे कि हम इसकी यील्ड को निकालेंगे। अच्छा जो एक्चुअल यील्ड होती है ना वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है, या मैं कह देता हूं कि आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से? उसका रीजन ये है कि ये जो एक्चुअल यील्ड होती है ना इस एक्चुअल यील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला प्रॉब्लम ये है कि जब एक्चुअल यील्ड हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अगर वो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं
तो उनकी वजह से आपके पास जो यील्ड है वो कम हो सकती है। जैसे फर्ज करें आप कभी केमिस्ट्री लैब में नहीं गए हो और मैं आपको कहता हूं कि आपने केमिस्ट्री लैब में जाना है और आपने फला प्रोडक्ट बनाना है, तो मोस्ट पॉसिबल है कि आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट गिर सकता है, वेस्ट हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, सेकंड थिंग यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की। एक और एग्जांपल भी दे लेता हूँ आपको मैं। जैसे गंदम की कटाई होती है ना, अगर आपने कभी गेहूं की कटाई करते हुए देखा हो, तो गंदम की कटाई के दौरान होता ये है, अगर आप एक ऐसे इंसान को कहें कि गंदम की कटाई करे, जैसे मेरे जैसा हो, तो गंदम को वो काटने के बजाय ज्यादा खराब करना शुरू कर देगा। उसके जो स्पाइक्स होते हैं, सिट्टे होते हैं, उनको गिराना शुरू कर देगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी जो गंदम की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी नाअहली की वजह से ऐसा हुआ कि मैंने उसको ठीक से संभाल के रखना था, लेकिन वो मुझसे ऐसा ना हो पाया। या फिर हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास एक पेट्रोल का टैंक है, आपने उसको एक टैंक से दूसरे टैंक में शिफ्ट करना है। तो अगर आप एक ऐसा इंसान शिफ्ट करता है जिसे तजर्बा नहीं है, तो पॉसिबल है थोड़ा बहुत पेट्रोल उससे गिर सकता है, वेस्ट हो सकता है। अच्छा, सेकंड थिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअल यील्ड कम इसलिए होती है ड्यू टू मैकेनिकल लॉस। कोई ना कोई मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन यहाँ वही मैं एग्जांपल दे लेता हूँ आपको। गंदम की कटाई के दौरान जो हम गंदम को ना एक मशीन में डालते होते हैं, उसको बोलते होते हैं थ्रेशर मशीन। थ्रेशर मशीन का काम ये होता है, वो जो स्पाइक होता है, गंदम का जो सिट्टा होता है, उसमें गंदम के दानों को और उसके साथ जो भूसा होता है, जो स्ट्राइक्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलहदा करना होता है। सम टाइम ऐसा होता है, जो थ्रेशर होती है उसमें कोई खराबी आ जाती है, जिस तरफ भूसा जा रहा होता है वो गंदम के दानों को भी उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपकी जो प्रोडक्शन होती है, जो गंदम होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो गंदम भूसे में जाना शुरू हो गई थी। इसके अलावा आपके पास जो है साइड रिएक्शन जो होते हैं, साइड रिएक्शन के आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। सपोज आपने गंदम को काश्त किया है, तो गंदम की ही एग्जांपल मुझे आ रही है यहाँ पे अभी माइंड में। अच्छा, गंदम को आपने काश्त किया है, तो आपका फोकस क्या था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, गंदम मिले। अच्छा, गंदम के अंदर ना जड़ी बूटियां भी उगाती हैं, क्या आपने विश किया था जड़ी बूटी उगे? नहीं। तो वो जो जड़ी बूटियां हैं वो साइड रिएक्शन है, वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसको आपको उनकी जरूरत नहीं थी, वो वेस्ट मटेरियल है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो साइड रिएक्शन होती हैं, तो वो भी प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालती हैं। जैसे जो जड़ी बूटियां उग गई हैं, वो आप क्या करेंगी, वो गंदम के नाइट्रेट्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब गंदम का पौधा जो है वो कमजोर रह जाएगा और इस तरह प्रोडक्शन कम देगा। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, यहाँ पे ना हमने कुछ एमसीक्यूज अब डिस्कस करने हैं, जो मैं आपको यहाँ पे यील्ड रिलेटेड और स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट तीनों का कॉन्सेप्ट एक एमसीक्यू में आएगा, वो बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ना आपको एक और चीज मैं बता दूं। एक होता है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन होता है ना बच्चों, ये हम परसेंटेज यील्ड को बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। मतलब हमने परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है। अगर हम परसेंटेज यील्ड को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूला से हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वहां होगी जहां परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं आपको ना इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ यील्ड, तो इसमें से कौन सा है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ यील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास ऑप्शंस हैं। अल्फा ऑप्शन है मेरे पास 95%, बीटा ऑप्शन है 60%, चार्ली ऑप्शन है 99% और डेल्टा ऑप्शन है 42%। आपने देखना है जहां परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी वहीं पे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो परसेंटेज यहाँ पे 99% सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी
जो है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैं एक और क्वेश्चन कोट कर देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों, वो कहता है 8 ग्राम H2 react with 64 gram O2 to produce how much mass of water। अच्छा, यहां पे वो बात कर रहा है, आपको मैसेज गिवन है, हाइड्रोजन का मैस भी और ऑक्सीजन का मैस भी गिवन है, और आपसे पूछ रहा है प्रोडक्शन कितनी हुई है, यील्ड कितनी बनी है। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जो होता है ना, स्टाइकोमेट्री, यील्ड है या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेनी है। मैं यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेता हूँ। H2 रिएक्ट विद O2, तो हाइड्रोजन एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे हम H2O लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2 और 2H2O। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो ये है ना, ये है 8 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है, 64 ग्राम है। तो पूछ ये रहा है कि इसका कितना मैस बना है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, जो प्रोडक्शन को कंट्रोल वाले होते हैं और रिएक्टेंट दोनों गिवन होते हैं, मैसेज वगैरह, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो फाइंड करना है जो इस वाटर की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। हमने बात की थी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें बताएगा कि प्रोडक्ट कितने बने हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसके गिवन मैस को डिवाइड कर दो मैस फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि 4 ग्राम है, और इसके भी गिवन मैस को मैस फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे डिवाइड कर दो जो कि कितने ग्राम है, 2 एटम है, एक का 16 और 2 का 32 ग्राम होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 32 मल्टीप्लाई टू 64, ये भी 2 जवाब आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस वाटर की प्रोडक्शन से कंपेयर करा रहा होता स्टाइकोमेट्री अप्लाई करके, बट यहाँ पर क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी यहाँ पे कंपेयर करा सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूं, या आप हाइड्रोजन को कंपेयर करा के देख लो या फिर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करा के देख लो, जवाब सेम ही आएगा। आपको एग्जाम में किसी एक को ही कंपेयर कराना है, दोनों को कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों कंपेयर करा के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों मेथड से जो जवाब है वो बिल्कुल सेम ही आता है। तो फार्मूला ये है, अगर आपने प्रोडक्शन निकालनी है, प्रोडक्शन हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड की बातें हो रही हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालना चाह रहे हैं स्टाइकोमेट्री की हेल्प से। तो मैं लेफ्ट पे रख देता हूं नाउन को और राइट पे रख देता हूं अननोन को। अभी मैंने बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं है, किसी को भी कंपेयर कर लो। सपोज मैं इन दोनों में किसी को भी कंपेयर कर लेता हूं जिनके मैसेज गिवन हैं, जो गिवन है वो नाउन होते हैं। सपोज मैं हाइड्रोजन को नाउन कर लेता हूं और किसको फाइंड करना है, वाटर को, H2O में अननोन कर देता हूं। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन H2 कितने हैं, 4 एटम हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। 4 एटम का मैस, एक का 1 ग्राम होता है और 4 का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। जब ये 4 ग्राम होगा, वाटर कितना बनेगा, एक वाटर का 18 ग्राम होता है। आप देख सकते हो, अगर मैं H2O में बात करता हूं तो H2O में ऑक्सीजन का मैस 16 और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो आपके पास ना वाटर एक का 18 है, तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स के, ये हो जाएंगे आपके पास 36 ग्राम। अच्छा, अगर ये 1 ग्राम हो तो ये कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम हो जाएगा। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सेम वही स्टाइकोमेट्री। अभी कितना H2 ग्राम गिवन है, स्टेटमेंट में 8 ग्राम गिवन है। तो जब ये 8 ग्राम होगा तब ये कितना होगा, ये 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 और 36 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, तकरीबन ये हो जाएगा बच्चों 36 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 1
72 ग्राम। तो ये आपके पास 72 ग्राम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनी है ये आ जाएगी। ये H2 से मैंने कंपेयर किया है। अब मैं ऐसा करता हूं, इसी को मैं कंपेयर कर लेता हूं इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेफ्ट में मैं रख लेता हूं नाउन को, और इसी तरह राइट पे मैं रख लेता हूं अननाउन को। तो लेफ्ट पे मैंने नाउन को रख दिया और राइट पे मैंने अननाउन को रख दिया। नाउन क्या है? जिसका मैस गिवन है, किसका गिवन है? ऑक्सीजन का गिवन है, जो कि कितना है? 64 ग्राम है। तो ऑक्सीजन को मैंने कर दिया नाउन, और अननाउन क्या है? किसका फाइंड करना है? मैस ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो H2O हमारे पास अननाउन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 एटम्स हैं। 2 एटम का 32 ग्राम होता है, और वाटर कितने? 2 मोल्स हैं, जो कि 36 ग्राम होता है। जब ये 1 ग्राम होगा तो ये 32 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 32 डिवाइड हो जाएगा। अभी कितने ग्राम गिवन है ऑक्सीजन के? 64 ग्राम। अगर ये 64 ग्राम हो तो ये हो जाएगा 36/32 मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई 2 64, 36 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 72 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह हम स्टाइकियोमेट्री को डील कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो स्टाइकियोमेट्री का लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड का कॉन्सेप्ट था वो एंड होता है। आप बच्चों ने इन साइट की बुक्स हैं वो आपने देखनी है, और कुछ मैंने स्टार्स और किप्स सीरीज की भी दी हुई हैं, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज।